हेलो मेरे रॉक स्टार्स, वेरी वेरी वार्म वेलकम टू द सेशन। गुड मॉर्निंग माय क्यूटीज। कैसा लग रहा है? आज है आपका इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम। हाउ इज इट फीलिंग? कैसे हो सारे लोग? कैसे हो सारे लोग? एकदम फ्रेश माइंड के साथ रेडी हो ना? एकदम फ्रेश, काम, शांत दिमाग है, अभी फ्रेशली नींद से उठे हो, रेस्ट कर लिया है और अब इट इज द टाइम फॉर आवर फाइनल रिविजन। फाइनल रिविजन का समय आ चुका है गाइस। अभी अभी आपका बस एक ही काम है, जो भी पढ़ लिया है ना उस चीज को लेके पूरा कॉन्फिडेंस रखना है। अभी लास्ट मिनट हम जो प्रिपरेशन करने वाले हैं उस पर थोड़ा सा फोकस लगाना है और उसके बाद अपना जो भी लास्ट मिनट आपको देखना है, नोट्स, की पॉइंटर्स जो भी आपको देखना है वो करके फिर तैयार होने जाना एकदम काम माइंड। जैसे ही आप फ्रेश होगे, नहाओगे ना, नहाते वक्त सिर पे ठंडा पानी देना एंड एकदम काम डाउन हो जाना, ठीक है? एकदम काम। शैम्पू, ठंडे पानी से शैम्पू मत करना, वेदर से तबीयत खराब हो जाएगी। बट आई एम सेइंग जस्ट यहाँ इस जगह पे हेड पे ठंडा पानी या फिर हल्का नॉर्मल वाटर देना और एकदम काम डाउन महसूस करके सारे टेंशन, सारे स्ट्रेस, सारे नर्वसनेस को भगा देना, ठीक है? क्योंकि नाउ इट इज टाइम, जब आप फाइनल अपना लास्ट मिनट रिविजन प्रेपरेशन करके तैयार होगे, उसके बाद एक शांत, काम, पीसफुल माइंड की नीड है। क्योंकि आप अपना बोर्ड का पेपर देने जा रहे हो। मैथ्स की तरह टेंशन की बात ही नहीं है, यहाँ पे कोई कैलकुलेशंस नहीं करनी है, ये नहीं वो नहीं। सिंपल सी बात है, आपका जो कम्युनिकेटिव का कोर्स है ना, ये जो कोर्स है, इट इज़ ऑल अबाउट योर प्रेपरेशन। क्योंकि कम्युनिकेटिव के पेपर्स में ना हर बार अलग अलग टाइप के घुमा के सवाल पूछता है और उसका आंसर आप तभी लिख पाते हो जब आपको चैप्टर अच्छे से पता है, कौन सा कैरेक्टर क्या कहाँ है, किसने क्या बोला है, कहाँ क्या चल रहा है। ये सारी चीज़ें अगर हमें पता है तो हम बहुत आसानी से पेपर लिख सकते हैं, ठीक है? तो काम, शांत दिमाग के साथ चलो शुरू करते हैं हमारे आज का प्रेपरेशन, ठीक है? आज का बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, बहुत जल्दी जल्दी एंड बहुत क्विक एंड क्रिस्प तरीके से हम अब प्रिपरेशन करेंगे। अभी लास्ट मिनट रिवीजन करेंगे, विल लुक इनटू सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स एंड फिर आप जाके अपना लास्ट मिनट की नोट्स या की पॉइंटर्स जो भी देखना है, लास्ट बार अपने नोट्स को देखना है, वो करके तैयार होने जाना, ठीक है? चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। शुरू करते हैं पहले वाले क्वेश्चन के साथ। क्या कहा जा रहा है? हाउ डज द स्टोरी रीडिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंटलमैन इन द मॉडर्न वर्ल्ड? फोकस ऑन देयर मैच्योरिटी, ग्रिट एंड रेजिलियंस अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ वॉर। तो टू जेंटलमैन ऑफ वरोना, दो छोटे छोटे 12-13 साल के बच्चे, कैसे दे रीडिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंटलमैन। कि जेंटलमैन होना मतलब ऐसा नहीं कि आप 20-25 साल के ऊपर हो एंड दैट इज हाउ यू बिकम अ जेंटलमैन। नहीं, you should have those values and morals to become a gentleman. तो क्या है? Story redefines gentleman by shifting the focus from birth, wealth or polished manners to character and self-sacrifice. Nicola and Jacopo, though only 13 and 12 years old, display a maturity far beyond their years. Their grit is evident in the way they perform their menial jobs like shining shoes, selling fruits, hawking newspapers, not for personal gain but to pay for their sister's expensive tuberculosis treatment. अभी क्या बोला है? यू हैव टू शो दिस अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ वॉर। वॉर के लिए पता है हमें कि इन दोनों बच्चों का कितना नुकसान हुआ है। इन्होंने अपने पेरेंट्स को खोया है, घर खोया है, सब कुछ खोया है ना। तो अगेंस्ट द ब्लीक बैकड्रॉप ऑफ वॉर टोर्न इटली, देयर रेजिलियंस शाइन्स एज दे रिफ्यूज टू बेग और कंप्लेन। They maintain their dignity and spirit of self-reliance. कैसे वो भीख मांग सकते थे, रैकेट्स का पार्ट बन के भीख मांग सकते थे, गंदे काम कर सकते थे, लेकिन they decided हम मेहनत का कमाई करेंगे, ठीक है? The narrator calls them gentlemen because they embody the noble values of devotion and responsibility, proving that true nobility is found in one's actions and the willingness to put others before oneself. आप जेंटलमैन तब हो, तब आप केयरिंग बनोगे, जब आप ध्यान रखोगे दूसरे का, अपने से पहले एक बार खुद से पहले सामने वाले का सोचोगे, है ना? दैट इज व्हेन यू आर अ जेंटलमैन। खुद चेयर में बैठने से पहले अगर कोई दूसरे का चेयर हटा के उनको बिठा के फिर बैठे तो उन्हें क्या कहते हैं? जेंटलमैन। ये कर्टसी, ये मैच्योरिटी, ये केयरिंग नेचर, ये रिस्पॉन्सिबल नेचर, ये सारी चीजें ही टर्म करती है कोलैबोरेटिवली टू बिकमिंग अ जेंटलमैन, ठीक है?
चलो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Contrast the postmaster's initial apathy, postmaster का initial apathy with his eventual empathy. How did his personal experience with his own daughter change his view of the coachman Ali? Initially जो postman था ना अपना postman था ना, वो कोचमैन अली के बारे में बहुत ही बेकार सोचता था कि अरे यार हटो यहाँ से, क्या टाइम वेस्ट करते हो। उसके इमोशन को समझता ही नहीं था। लेकिन बाद में वी सी जस्ट बिकॉज उसके साथ भी वही होता है जो कोचमैन अली के साथ होता है, बेटी से कोई इन्फॉर्मेशन, कोई चिट्ठी, कोई लेटर, कोई कॉन्वर्सेशन ना आना, इसके वजह से फाइनली पोस्टमैन रियलाइज करता है कि कोचमैन अली पिछले 5 साल से क्या एक्सपीरियंस करते हुए आ रहा है। ठीक है, सो इनिशियली पोस्टमास्टर represents bureaucratic apathy. He is the man of cold, formal heart who mocks Coachman Ali's 5-year-long daily pilgrimage to the post office, calling him a madman and an obstruction. He views Ali's grief as nuisance rather than a human tragedy. But a transformation occurs when the postman's own daughter falls ill in a distant town and he receives no news of hers. The torturous waiting and anxiety he experiences acts as a bridge of understanding. He finally recognizes that letters are not just envelopes and stamps but living representation of human hearts. ठीक है, इट्स ऑल अबाउट आप आंसर में की पॉइंट्स डालो। और सुंदर कैसे बना सकते हैं? कुछ बच्चे मुझे पूछ रहे थे मैम आंसर को सुंदर कैसे बना सकते हैं? चैप्टर से ही आप कोट उठा सकते हो ना, जैसे यहाँ पे चिट्ठी के बारे में बता दिया कि इट इज़ अ लिविंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन हार्ट्स। दिल की बातें चिट्ठियों से आती है। This personal grief humanizes him, leading to deep remorse. Remorse क्यों फील किया? इसका एक अलग छोटा सवाल बन सकता था कि why did the postmaster feel remorse? क्योंकि उन्होंने lately towards the end of the chapter realize किया था कि कोचमैन अली किस दर्द से गुजर रहे थे लास्ट 5 सालों से। When he finally lays Ali's letter on his grave, his initial arrogance is replaced by profound empathy for the wait and patience Ali endured. 5 सालों के लिए बेटी के लेटर का वेट किया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। चलो, Mrs. Packletide was a victim of her own vanity. Discuss the irony of her tiger hunt and her relationship with cunning Louisa Mebbin. ठीक है, अपने ही गलतियों के वजह से लोग सफ़र करते हैं। ये चीज़ इतनी मतलब क्या बोलूँ सैडनिंग होती है। एनीवेज, पैकलटाइड अब दिखावा करना चाहती थी कि ओ माय गॉड, मेरी दुश्मन लुइसा क्या नाम है उसका, लूना बिम्बर्टन, मेरी दुश्मन लूना बिम्बर्टन है, ये मुझसे आगे कैसे जा सकती है? नहीं, मुझे सोसाइटी को दिखाना पड़ेगा कि मैं इससे ज़्यादा अच्छा काम कर रही हूँ, है ना। इसने सिर्फ टाइगर स्किन निकाला, मैं टाइगर स्किन तो छोड़ो, टाइगर के क्लॉज के ब्रोच बना के इसी को गिफ्ट करूँगी सबके सामने, एकदम प्रेस मीडिया बुला के, लोगों को लंच पे बुला के इसको भी बुलाऊंगी और इसको टाइगर नेल ब्रोच दूंगी, टाइगर क्लॉ ब्रोच। ठीक है, तो पैकलटाइड्स टाइगर हंट इज अ मास्टरपीस ऑफ सिचुएशनल आयरनी. Her primary motive was not sport but to outshine her social rival Luna Bimberton. Irony lies in the fact that she did not actually hunt the fierce beast. She purchased an old infirm tiger that died of heart attack caused by the sound of her gunshot, while the bullet actually hit a goat. Irony ये थी इस चैप्टर में। ठीक है, इस चैप्टर की आयरनी क्या है कि गोट को बंदूक लगी थी, लेकिन उसने जिस टाइगर को परचेस 1000 रुपये दिए थे ना, 1000 रुपये गाँव वालों को दिया था कि एक टाइगर लेके आओ जिसको मैं मार सकूं, तो गाँव वालों ने भी बूढ़ा टाइगर निकाला जो कि आसानी से मर जाए, बहुत बूढ़ा था, बहुत बीमार था, वैसा टाइगर ढूंढा, तो टाइगर गन शॉट के आवाज से ही हार्ट अटैक से मर गया था। दैट वाज द आयरनी, इट डिड नॉट डाई बिकॉज ऑफ द बुलेट। अब लुइसा मेबिन जो थी, शी न्यू दिस रियलिटी, तो उसका बाद में लुइसा मेबिन ने इस्तेमाल किया धमकाने के लिए कि भाई सुनो, अगर इफ यू डोंट वांट लूना बिम्बर्टन और एनीबडी टू नो हाउ डिड द टाइगर एक्चुअली डाई, देन आप मुझे घूस दो। ठीक है, so Packletide becomes the victim because her quest for social status costs her fortune and leaves her at the mercy of paid companion. She eventually gives up big game shooting, admitting that the incidental expenses or blackmail were too high. ठीक है, तो ये incidental expenses जो थे वो बेसिकली blackmails थे, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो रहे थे उसके लिए बेयर करना, इसीलिए उसने छोड़ दिया था लास्ट में। चलो अगले सवाल पे आते हैं।
Why did Portal Babu walk away without taking his payment? Discuss the value of perfection in art. Portal Babu ने पेमेंट क्यों नहीं लिया? And how did he realize this fact कि perfection in art होना जरूरी है, अपने दिल को satisfaction होना ज़्यादा जरूरी है rather than getting a payment of that minor role. ठीक है, तो बेसिकली उन्होंने पेमेंट इसीलिए नहीं लिया था क्योंकि एक तो बहुत छोटा रोल था, बहुत इनसिग्निफिकेंट रोल था, जिसके लिए वो पहले बहुत डिसहार्टन थे. लेकिन लेटर ऑन ही रिमेंबर्ड हिज गोगन पाकराशी, जो उनके मेंटर थे, हिज वर्ड्स कि भाई रोल जैसा भी हो, किरदार जैसा भी मिले, कभी भी काम को मना मत करना. डू योर बेस्ट इन वॉट एवर कम्स इन योर वे. अपना बेस्ट परफॉर्म करो, अपने दिल को सेटिस्फाइड करो, क्योंकि अगर आप अपने काम से खुश होते हो उससे बड़ी खुशी कोई नहीं है. ठीक है, तो नथिंग, नो रोल इज स्मॉल. जो भी काम मिले उसको छोटा मत माना, काम कभी छोटा बड़ा नहीं होता. ये सीख के वजह से ही गॉट मोटिवेटेड टू डू हिज वर्क. फिर उन्होंने अपना जो छोटा सा रोल था कि वो एक्टर से टकरा के ओह कहेंगे, वो रोल निभाते हैं इन अ वेरी नाइस वे, एंड फिर बिना पैसे लिए ही चल देते हैं, बिकॉज ही हैज़ दैट सेटिस्फैक्शन इन हिज हार्ट कि मैंने बहुत अच्छा अपना परफॉर्म कर दिया. ठीक है, walking away, Portal Babu preserved the sanctity of his art. For him, the perfection he achieved in that one shot was personal triumph that money would only debase. This act highlights the theme that a true artist finds fulfillment in the quality of their work and integrity of their performance rather than the fame or financial gain. ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल पे आओ. The frog represents the shrewd critic who kills the innocent talent. Discuss how poem serves as an allegory for the exploitation of talent. Allegory का मतलब क्या होता है? बेसिकली पूरे कहानी में एक ऐसा कैरेक्टर होना जो किसी चीज का सिंबॉलिक हो. यहाँ पे the frog is symbolic of shrewd critic. ठीक है, एक villainous कैरेक्टर, तो इसीलिए allegory है. The poem is a biting allegory for the exploitation of young naive talent by manipulative mentor. Nightingale, though gifted, is too prone to influence and lacks self-confidence. Frog, lacking any musical talent but possessing shrewd business sense, recognizes her potential as a gold mine. The frog exploits her by overworking her under the guise of training and charging the audience high fees while treating her with venomous criticism. Ultimately, the nightingale talent becomes her Nightingale's talent becomes her undoing because she allows the frog to define her worth. Her death is a result of physical exhaustion and mental death of her originality. ठीक है, आसानी से हमें आंसर्स पता है, सारे आंसर्स पता है, जो भी हम अभी करने वाले हैं ना, सारे आंसर्स आपको पता है, बट हम जस्ट लास्ट मिनट रिवीजन के लिए कर रहे हैं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. डिस्कस द आयरनी इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ द पेडेस्टल ऑफ ओzymandias. ये हमने किया भी हुआ है कि उसके जो ओzymandias के जो पेडेस्टल में इंस्क्रिप्शन था ना, उसका आयरनी क्या है. यही है कि उसने लिखवाया था कि आई एम ओzymandias किंग्स ऑफ किंग्स. मैं इतना पावरफुल हूँ कि सारे बाकी राजा हो मेरे सामने झुक के रहो एंड मेरे सक्सेस एंड पावर से जलो, क्योंकि मुझसे ज़्यादा पावरफुल तो कोई हो नहीं सकता. ठीक है, मैं सबसे बलवान हूँ, हर चीज़ से ज़्यादा बलवान हूँ. लेकिन आयरनी इज, जो उस पेडेस्टल में लिखा है वो विथ टाइम नहीं होता है. मतलब समय इतना बलवान है, टाइम इज सो पावरफुल कि उसका जो ये ह्यूज स्टैचू बनाया था उसने अपने पावर को रिप्रेजेंट करने के लिए, सिंबलाइज करने के लिए, वो स्टैचू समय के साथ साथ खराब हो गया, ख़त्म हो गया, टूट गया. अभी सिर्फ उसके आधे टांग बचे हुए थे उस पेडेस्टल में, एंड आधा उसका जो पूरा मुंडी था उसका स्टैचू का, वो हेड आधा डूब चुका था सैंड में, आधा जाने ही वाला था. ठीक है, विच शोज द ट्रांजिएंट नेचर ऑफ लाइफ या ऑफ फेम या ऑफ एनी दिखावटी थिंग. नथिंग रिमेन्स. ठीक है, नथिंग रिमेन्स. वो जो इतना दिखावा करता था कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, समय के साथ साथ ना उसका स्टैचू रहा, ना उसके बारे में किसी को याद रहा. नेक्स्ट सवाल. How does Shakespeare argue that verse is more durable than marble or glided monuments? हमें पता है ऑलरेडी कि जो monuments होते हैं या जो materialistic चीज़ें होती है, ठीक है, materialistic चीज़ें क्या होती है,
दे आर नश्तर, वो समय और नेचर से बलवान तो नहीं है, समय और नेचर सबसे बलवान है। ये समय के साथ साथ मटेरियलिस्टिक चीज़ों को ख़राब कर देंगी, तोड़ देंगी एंड वो फेड अवे हो जाएंगी। लेकिन वर्स या एनी फॉर्म ऑफ पोट्री, लिटरेचर, ये सारी जो चीज़ें हैं वो इमॉर्टल रहती है। जब तक दुनिया जिंदा है तब तक, जब तक ये धरती सही सलामत है तब तक लिटरेचर, वर्स, पोट्री, ये सारी चीज़ें जिंदा रहती है। ठीक है, वही बताया गया है कि नथिंग कैन डिस्ट्रॉय अ वर्स, क्योंकि वो लिटरेचर में अमर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Analyze the conflict between the poet's social education and his human instinct during his encounter with the snake। जो हम बात कर रहे थे, एंजल और डेविल, एंजल और डेविल। ठीक है, मैं हूँ एक एंजल और डेविल मेरा यार, है ना। तो यहाँ पे क्या कॉन्फ्लिक्ट हम देखते हैं, सोशल एजुकेशन कुछ इस तरह से है कि चाहे वो नेचर का क्रिएशन, भगवान का क्रिएशन क्यों ही ना हो, एक सांप, लेकिन सिखाया ऐसा गया है कि अगर सांप दिखे, स्पेशली ये वाला, तो उसको मार दो, चाहे तुम्हें हार्म करे ना करे, मार दो। एंड ह्यूमन इंस्टिंक्ट ये था कि भाई ये सांप इतना मतलब क्या बोलो, अनहार्मफुल है, इसने ना मुझे कुछ करा है ना डसा है, सिंपली पानी पीना है। सो इट इज़ अ गेस्ट टू माई हाउस, आई शुड बी हॉस्पिटलेबल, आई शुड बी टेकिंग केयर कि हाँ ठीक है आप आराम से पानी पियो फिर जाओ। दैट वॉज द फाइट, सोशल एजुकेशन वर्सेस ह्यूमन इंस्टिंक्ट। एंड देन लास्टली वी सी कि कैसे ह्यूमन इंस्टिंक्ट को साइड रख के सोशल एजुकेशन ही हमेशा ही आगे बढ़ के आ जाता है। यहाँ पे भी वो स्टिक फेंक के मार ही देते हैं अल्टीमेटली। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। How does Abel Merriweather's decision to change his will serve as a fitting lesson to his daughters? Analyze the satirical elements of the play. एबल मैरीवेदर ने डिसाइड क्या कि मैं मरते वक्त जिसके घर में होगा उसके पास मेरा पूरा प्रॉपर्टी जाएगा। ये विल चेंज करने वाला था, है ना। एंड ही वाज गोइंग टू गेट मैरिड टू अ लेडी, रिंगो बेल्स की जो ओनर थी, एंड ही वाज गोइंग टू शिफ्ट टू दैट हाउस। Thus, that was an apt lesson for his daughters, क्योंकि उसके daughters इतने लालची थे, इतने ग्रीडी थे कि वो मर गया है इस न्यूज़ के वजह से वो शोक नहीं मना रहे, वो उनके सामान को बंटवारा करने का सोच रहे थे। एंड दैट इज़ वेरी हर्टफुल एज अ पेरेंट। आप सोचो ना, अगर आप बड़े भाई हो या बड़ी बहन हो, आपकी बहन या आपका छोटा भाई जो है वो अगर आपके मौत का न्यूज़ सुन के सैड ना हो, बल्कि ओ इसका ये मर गया अब इसका सामान मेरा है, ऐसा सोचने लगे, मटेरियलिस्ट सोचने लगे, तो आपको कितना गुस्सा आएगा कि भाई मेरा कोई भी चीज़ मैं तुम्हें नहीं देने वाला, भाड़ में जाओ, मैं अपना सामान अपने आप रखूँगी या तो अपने दोस्तों को दे जाऊँगी जैसा है। ऐसा नहीं लगेगा, बिट्रेड वाली फीलिंग नहीं आएगी। तो एबल मैरीवेदर का भी वही था। दस he gives a very apt lesson, एक apt learning to his daughters। ठीक है, तो his decision is a master stroke of poetic justice। Throughout the play, Houghton uses satire to expose the hypocrisy of Slaters and Jordan. The daughters are more concerned with pinching their father's belongings like the bureau and the clock than mourning the death. The greed is so transparent that they refuse to even call a doctor, opting to divide the spoils instead. When Abel rises from the dead and discovers their true intention, he delivers a sharp lesson by announcing he will marry Mrs. John Shorrocks and leave his entire fortune to her. He hits his daughters exactly where it hurts, their materialistic greed. The play concludes that the respect for elders should be rooted in love and not the anticipation of an inheritance. His decision stripes the sisters of their pretenses, leaving them with nothing but their own shame. अगले सवाल पे आओ। सारी चीजें पता है आपको, सारी चीजें पता है लिटरली, सिर्फ और सिर्फ हम रिविजन कर रहे हैं। Compare the funeral speeches of Brutus and Mark Antony. How did Antony use irony and emotion to turn the Roman mob? Brutus का स्पीच कैसा था? वो जूलियस सीजर के अगेंस्ट बोल रहा था कि सही हुआ ये मर गया एंड ऑल। एंड मार्क एंटनी ने क्या किया था? उसने अपने स्पीच के थ्रू मॉब को धीरे धीरे समझा दिया था कि इसकी मौत, जूलियस सीजर की मौत हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक, दर्ददायक है। एंड मारा भी किसने है? ये ग्रुप ऑफ कॉन्स्पिरेटर्स को। उसके बॉडी में, जूलियस सीजर की बॉडी में अलग अलग मार्क्स दिखा के बोलते इधर इसने मारा, उधर कैस्का ने मारा, इधर कैसस ने मारा, इधर ब्रूटस ने मारा, देखो क्या हाल कर दिया। पता है इसने तुम लोगों के लिए, द सिटीजन ऑफ रोम के लिए क्या क्या सोच के रखा था, क्या विल बना के रखा था, इतने भले इंसान को ऐसे निर्दयी बन के मार दिया।
ठीक है. The two speeches present a clash between logic, Brutus, and emotion or rhetoric, Antony. Brutus appeals to mob's reason, arguing that Caesar was ambitious and that he killed Caesar not because he loved Caesar less, but because he loved Rome more. His speech is cold, stiff, and intellectually driven. Whereas इसका जो speech था, it was very emotion driven. In contrast, Mark Antony uses verbal irony and psychological manipulation. He repeatedly calls Brutus an honorable man, whilst simultaneously presenting evidence of Caesar's compassion, the will, the refusal of the crown. By using the phrase honorable man satirically, he makes the crowd doubt the conspirators' integrity. He also uses visual aids like the Caesar's blood-stained cloak to evoke raw grief. While Brutus left the stage confident in his logic, Antony stayed to ignite a fire of rebellion, proving that emotion often triumphs over reason in public persuasion. ठीक है, पॉलिटिकल आंसर है ये. पॉलिटिकल फाइट भी था तो पॉलिटिकल आंसर भी है ये. चलो अगले सवाल पे आओ. डिस्कस द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ ब्रूटस. इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ ब्रूटस. वॉज ही अ नोबल रोमन और अ ट्रेटर? ब्रूटस नोबल रोमन था या ट्रेटर था? In a way he was a noble Roman itself. क्यों? क्योंकि उसने अपने दोस्त को मारा इसी रीज़न से, क्योंकि उसको बिलीव करवाया गया था कि उसका दोस्त बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है, वो डिक्टेटर बन जाएगा, लोगों का नहीं सोचेगा. ये सारे रीजंस की वजह से ही अग्रीड टू किल हिज फ्रेंड. अदरवाइज उसका इंटेंशन एक ही था कि मैं अपने रोम के लोगों का प्रोटेक्शन करूँ, अपने रोम के लोगों को ठीक रखूँ. ओके. So Brutus's character is defined by tragic internal conflict. He is a noble Roman because his motives are purely selfless, truly believes that Caesar's death is necessary to prevent dictatorship. He has no personal cause to spurn Caesar, yet he chooses the welfare of the republic over his personal friendship. However, his nobility is also his downfall. His stoicism and idealism makes him blind to the political reality and the manipulative nature of Cassius. While the other conspirators act out of envy of great Caesar, Brutus acts out of misguided sense of duty. Therefore, he is a tragic hero rather than a common traitor. He is a man who committed a holy crime for what he thought was a greater good, leading to his ultimate ruin. ठीक है, वो मेनली रोमन नोबल रोमन ही था. ही वॉज नॉट अ ट्रेटर, लेकिन इट वॉज हिज कैरेक्टर वॉज अ वेरी ट्रैजिक वन. बेचारे को समझ ही नहीं आया कि किस तरीके से उसको मैनिपुलेट किया गया था. चलो अगले सवाल पे आओ. अभी कुछ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस दिखेंगे जो हमने ऑलरेडी कर लिया है, एक बार क्विकली रिवाइज करेंगे क्योंकि ज़रूरी है टाइप ऑफ. ठीक है, मतलब मेरा ये पॉइंट समझना कि इन क्वेश्चंस के मुद्दे को समझना, क्योंकि घूम फिर के इनके इर्द गिर्द टाइप के सवाल आ सकते हैं. कि द सेल्फलेस सैक्रिफाइस ऑफ निकोला एंड जकोपो फॉर देयर सिस्टर लूशिया. किस तरह से बिना अपने बारे में ध्यान रखे, बिना अपने बारे में सोचे, ये लोग दिन रात अलग अलग छोटे छोटे जॉब्स करते रहते थे, so that they could sum up money for the treatment of their sister. How selfless they were, how mature they were, how responsible they were. ठीक है. How does the story redefine the concept of gentleman? ये हमने अब भी किया है, अब भी खत्म कर लिया है ना. Theme of weight and patience and postmaster's ultimate realization remorse, ये भी अब भी कर लिया. Contrast the postmaster's initial apathy with his eventual empathy. Satire on vanity and competitive social behavior seen in this chapter. ठीक है. Professional ethics and personal satisfaction over fame and money. ये भी समझ गए बॉटल बाबू क्यों चले गए थे विदाउट टेकिंग हिज पेमेंट, है ना. हर एक सवाल के ऊपर उस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट थीम लिखा है. तो अगर एग्जैक्टली जो सवाल है उसके अलावा कोई और सवाल बन रहा है फ्रॉम दोस चैप्टर, लाइक अगर जेंटलमैन ऑफ वरोना से कोई और सवाल बन रहा है, यू कैन यूज दीज लाइन्स, यूज दिस थीम वाले लाइन्स इन ऑर्डर टू एड टू योर आंसर. ठीक है, आंसर में लिखने के लिए ये लाइन को यूज कर सकते हो, थीम वाले लाइन्स को. अगला वाला देखो. फ्रॉन्ग एंड द नाइटिंगेल का क्या है? एक्सप्लॉयटेशन ऑफ टैलेंट एंड इन्फ्लुएंस ऑफ क्रिटिक्स. अब भी देखा हमने कि कैसे खराब क्रिटिक के इन्फ्लुएंस में आने की वजह से एक बहुत ही अच्छा टैलेंट रूइन हो सकता है. ओzymandias ट्रांजिएंस ऑफ पावर एंड परमानेंस ऑफ आर्ट, है ना, कि कैसे
पावर जो है या दिखावटी चीज़ें जो है, फेम जो है, मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो है, ये बहुत टेम्पररी है, ये कभी भी समय से बलवान नहीं बन सकता, नेचर से बलवान नहीं बन सकता। फॉर एग्जाम्पल द स्टैच्यू ऑफ ओzymandias, द पावर ऑफ ओzymandias, जो कि समय के साथ साथ गायब होता रहा। नॉट मार्बल से क्या है, द इमॉर्टैलिटी ऑफ पोएट्री वर्सेस द डीके ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर्स। अभी हमने समझा है, ये इसी टाइप के क्वेश्चन को हमने दिखाया है ना। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन एजुकेशन, सोशल कंडीशनिंग एंड नेचुरल इंस्टिंक्ट, सोशल एजुकेशन वर्सेस नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट। व्हाई इज टाइम रेफर टू एज स्लटिश? हमने ऑलरेडी इन सवालों को मैराथन्स में कवर कर लिया है। सोशल हिपोक्रेसी, ग्रीड एंड द ब्रेकडाउन ऑफ फैमिली वैल्यूज इन दिस चैप्टर, ये आपका एक थीम है एबल मेरीवेदर डियर डिपार्टेड में, कि सोशल हिपोक्रेसी दिखती है हमें, ग्रीड लालच दिखता है, एंड ब्रेकडाउन ऑफ फैमिली वैल्यूज दिखता है कि कैसे आजकल के ज़माने में धीरे धीरे प्यार वाली चीज़, प्यार वाली जो इमोशन है वो जा रही है, एंड मटीरियलिज्म का इमोशन ज़्यादा अंदर आ रहा है। मैनिपुलेशन थ्रू ओरेटरी स्पीच एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रॉयल्टी, यही वाला बात है कि कैसे ब्रूटस और मार्क एंटनी का स्पीच कंप्लीटली ऑपोजिट था, एक लॉजिकल एक इमोशनल, एंड कौन सा ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इमेजिन यू आर द पोस्ट मास्टर ऑफ द चैप्टर लेटर। कोचमैन अली वाला चैप्टर है ना लेटर, आप उसके पोस्ट मास्टर हो। ठीक है, राइट अ डायरी एंट्री एक्सप्रेसिंग योर गिल्ट। चैप्टर पता है कि कैसे आपने बहुत सालों तक देखा था कि ये कोचमैन अली 5 साल से हर रोज तीर्थ यात्रा के तरह पोस्ट ऑफिस आता था, बिना डिले, बिना कुछ रुके, कोई भी वेदर हो, हर वेदर में टाइम से ज़रूर आ जाता था, वहीं बैठा रहता था, वेट करता रहता था कि कब मेरे बेटी का एक चिट्ठी मिले मुझे, ना मिले तो फिर वापस घर चला जाता। हर दिन का यही साइकिल था। इस चीज़ को पोस्टमैन बहुत धिक्कारते थे, खराब बातें करते थे, उसको ऑब्स्ट्रक्शन बुलाते थे, है ना। बट एक दिन फिर कैसे जब उनकी बेटी बीमार पड़ी, एंड बीमार होने के बाद कुछ दिनों तक उनको इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिल रहा था, समझ नहीं आता कि मेरी बेटी जिंदा है नहीं है, ठीक हुई नहीं हुई, तब ही रियलाइज्ड कि कोचमैन अली 5 सालों से किस इमोशन में जी रहा था, किस सफरिंग, किस पेन में जी रहा था, और क्यों वो एक चिट्ठी के लिए इतना तड़प रहा था। ठीक है, तो वैसे उसी चीज़ को एक डायरी एंट्री के फॉर्मेट में लिखना है। Imagine a meeting between Nicola and Patul Babu. How would they discuss the concept of hard work and dignity? Nicola, Patul Babu दोनों ही hard working people थे, and they really understood the meaning of dignity. तो कैसे क्या conversations होगी इनकी? डायलॉग एंट्री, डायलॉग राइटिंग जैसा भी लिख सकते हो। बेटर होगा अगर आप डायलॉग एंट्री लिखो कि पोटल बाबू निकोला, पोटल बाबू निकोला ये मिलते हैं, बात करते, एक इतने एजेड इंसान है, एक छोटा सा बच्चा है, दोनों में कैसी कॉन्वर्सेशंस होगी। बेस्ड ऑन द पोएम ओzymandias, प्रिपेयर अ स्पीच ऑन द टॉपिक प्राइड गोज बिफोर अ फॉल। घमंड करोगे तो बहुत जल्द वो समय आपका घमंड तोड़ देगा। Compare the daughters in Dear Departed with the brothers in Two Gentlemen of Verona. While one set of character is driven by greed and apparent death of relatives, other are driven by selfless sacrifice for a sick sibling. Discuss the contrast in family values. बहुत आसान है ना। Both Packletide and Ozymandias are victims of their ego. Compare how their desire for fame and status eventually leads to their mockery or downfall. पैकलटाइड का भी यही था कि भाई मैं लूना बिम्बर्टन को नीचा दिखाऊँ, तो उसके लिए उसने पैसे दिए, गांव वालों को एक हंटिंग एक्सपीडिशन रखा, पैसे दे के लुइसा मेबिन को अपने साथ रखा कि शी इज़ आई विटनेस। लेकिन अल्टीमेटली लुइसा मेबिन न्यू कि इसने टाइगर को गोली नहीं मारी है, सो द टाइगर डाइड बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक। एंड इसके इस वैनिटी के वजह से, ईगो को सेटिस्फाई करना इतना ज़रूरी था कि मैं लुइसा मेबिन से बड़ी बनूं, इसने इस चीज़ को दबा के रखा था उस टाइम के लिए कि भाई लुइसा बताने की नीड नहीं है, चुप रहना, तुमको मैं पैसे दे रही हूँ ना मेरे साथ रहने के लिए, बस चुप रहना। लेटर ऑन कैसे यही चीज़ उसके अगेंस्ट जाती है और उसे इतना भारी एक वैल्यू चुकाना पड़ता है फॉर जस्ट अप बूस्टिंग अप हर ईगो। वैसे ही ओzymandias जो है वो अपने फेम और सोशल स्टेटस के लिए अपना इतना बड़ा ह्यूज स्टैचू बनवाते हैं।
लेटर ऑन वी सी कि कैसे लोग बहुत सालों बाद के जनरेशन में उसके इस आधे टूटे टैटू बोल रही हूँ, स्टैचू को देख के, आधा टूटे टैटू, अभी ये लोग बोलेंगे मैं क्लिप काटूँ, आधे टूटे स्टैचू को देख के मजाक उड़ाते थे कि भाई थाई भी नहीं है, आधी टांगे, आधा मुंह डूबा हुआ, चेहरा तो देखो कैसा है, स्कल्प्टर ने भी नहीं मतलब जो जिसने आर्टिस्ट है जिसने स्टैचू बनाया वो भी नहीं छुपा पाया, इतना बेकार एरोगेंट सा घमंडी सा चेहरा है पूरे स्टैचू के एक्सप्रेशन में, है ना, वो भी जा रहा है। नोबडी नाउ नोज दिस सो पावरफुल मैन। ठीक है, तो ये रहे कुछ आपके लिए वैल्यू बेस्ड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी। तो हमने जल्दी से एक ओवरव्यू का लास्ट मिनट रिवीजन कर लिया है। मेक श्योर आप अपना जितना ओवरव्यू रिवीजन करना है वो लास्ट मिनट कर लो ताकि इसके बाद आप तैयार होने जा सको। एंड मेरे रॉक स्टार्स, आखिरी बार हम अभी मिल रहे हैं 10th के लिए, है ना, तो थोड़ा सा प्यार तो बनता है ना। हगी, अच्छे से एग्ज़ाम देना, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम देना। लॉट्स ऑफ लव, बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। टेंशन मत लेना, एग्ज़ाम हॉल में जब जाओगे बैठोगे ज़्यादा बातें मत करना अपने दोस्तों से कि तुमने ये पढ़ा वो पढ़ा ये देखा वो, तो कुछ नहीं, ठीक है। सीधा हॉल जाना, शांति से अपने डेस्क में बैठना, पेपर आएगा जैसे ही फॉर्म में जो भी अपना OMR शीट है उसको शांति से फिल करना। उसके बाद जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिलता है, पढ़ने से पहले एक बार डीप ब्रीद इन लेना, सारा स्ट्रेस, सारा नर्वसनेस, एंजाइटी दूर करना एंड खुद से कहना आई नो एवरीथिंग एंड दस आई विल, आई कैन डू दिस, आई विल प्रूव माई सेल्फ, आई विल मेक माई पेरेंट्स, माई टीचर प्राउड। ठीक है, मैं वेट करूँगी आपके बात का, आपके रिस्पॉन्स का, आपके पेपर के बाद कि मैम पेपर कैसा रहा। ठीक है, लॉट्स ऑफ लव, बेस्ट विशेस, दिल से दुआएं, बहुत अच्छे से पेपर देना गाइस। अगर पूरे मैराथन के बीच कुछ भी गलती हुई रही माफ़ कर देना, मैं आपके साथ अभी भी हूँ, बाद में भी हूँ एंड हमेशा ही रहूँगी। ठीक है, सी यू वेरी सून गाइस, टिल देन फॉर क्लास 10th signing off for one last time, your teacher Magnolia. Bye bye guys, lots of love, take care, all the best.